हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ लॉ लीड्स यू। इस वीडियो में हम आपको आज सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट जजमेंट्स, जो लैंडमार्क इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है 2001 से लेके 2022 तक के बारे में आपको बताएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लैंडमार्क Supreme Court judgments of 2001 to 2022। फर्स्ट जजमेंट है आपकी अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये क्या था, इसमें मैंने आपको हिंट के लिए लिख दिया है, ये एक राखी केस है जिसमें जो है हाई कोर्ट ने एक मैन था जो क्या एक्यूज था सेक्सुअल असॉल्ट का, उसे बेल ग्रांट कर दी थी इस कंडीशन पे कि वो क्या जो रेप सर्वाइवर है उसे राखी बांधेगी। इस जजमेंट को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल कंडीशन को क्वेश्चन करते हुए कुछ गाइडलाइन करी कि जो जेंडर सेंसिटाइजेशन करिकुलम है वो लॉ स्कूल्स में इंक्लूड किया जाए, बार एग्जाम्स में इंक्लूड किया जाए, साथ ही साथ न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाए सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में। सर्वाइवर जस्टिस भट्ट ने क्रिटिसाइज किया था इस जजमेंट को जो क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पास करी थी। जो मैन एक्यूज था सेक्सुअल असॉल्ट का, उसे बेल ग्रांट करते हुए ये कहा था कि वो रेप सर्वाइवर जो है उसे राखी बांधेंगी। लेकिन इस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या thank करा petitioner को for valuable suggestions and quash the bail condition imposed by the मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो बेल कंडीशन जिस कंडीशंस पे बेल दी थी उसको क्वेश किया और कुछ गाइडलाइंस भी ले डाउन करी इसके लिए। The court also laid down certain guidelines for the same. It also accepted the suggestions regarding the inclusion of gender sensitization's curriculum in law schools for the bar exams and also for the induction training for newly appointed judges. और क्या ये इस गाइडलाइंस में उन्होंने क्या क्या जेंडर सेंसिटाइजेशन को लॉ स्कूल्स के करिकुलम में इंक्लूड किया जाए, बार एग्जाम्स में इंक्लूड किया जाए और क्या जो न्यूली अपॉइंटेड जजेस हैं उनको क्या इस बारे में ट्रेनिंग दी जाए। होप स्टूडेंट्स आपको ये केस समझ में आ गया होगा। इस आपके हिंट के लिए मैंने इसको पर ली दिया राखी केस। इसका याद रखना, यह है अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी राखी केस। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट था, बहुत टाइम तक ये न्यूज़ में भी रहा और आपने इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर्स मराठा रिजर्वेशन केस। मराठा रिजर्वेशन केस, इसमें बेंच थी आपकी 5 बेंच जज थी है, अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता, एस रविंद्र भट्ट। इसमें क्या था, मराठा कम्युनिटी ने अपने लिए एक रिजर्वेशन के पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन इस रिजर्वेशन को क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया, क्योंकि ये वॉलेट कर रहा था 50% लिमिट जो रिजर्वेशन की फिक्स हुई थी। कौन से वाले केस में, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 50% लिमिट रिजर्वेशन की फिक्स कर रखी थी, फिक्स्ड थी। लेकिन ये जो था इस केस में ये 50% लिमिट एक्सीड हो रही थी, मराठा ने जो रिजर्वेशन मांगा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया। ये कौन से अमेंडमेंट में फिक्स करी थी ये लिमिट, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में फिक्स करी थी। होप स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा आपको। इसकी बहुत सारी पीछे का बैकग्राउंड है, अगर मैं पूरा बैकग्राउंड समझाने लगूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही केस बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप इसका ये याद रखना, कौन सा था, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर्स एंड अनदर्स मराठा
रिजर्वेशन केस। और इसमें बेंच याद रखना आप, 5 बेंच जज थी इसमें, अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता, एस रविंद्र भट्ट। देखिए मैंने इनकी फोटोज भी लगा दी हैं, आपको ध्यान रहेगा। अब्दुल नजीर, जस्टिस अब्दुल नजीर, एल एन राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अशोक भूषण एंड जस्टिस एस आर भट्ट। नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट केस है आपका सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये डावरी डेथ केस है। इस केस पे आने से पहले हम आपको बता देते हैं डावरी डेथ केस आईपीसी के कौन से सेक्शन में वो है, पनिशेबल है। डावरी डेथ केस किस में आता है? सेक्शन नंबर 304B। 304B आपको क्या बताता है? जब शादी के 7 साल के अंदर अगर किसी की वुमेन की डेथ हो जाती है, किसकी वजह से? उसको जला दिया जाता है, उसके बॉडी पे इंजरी होती है या कोई भी अदर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस होती हैं, कौन करता है ये? उसके हस्बैंड करता है या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स करते हैं और उससे क्या डावरी की डिमांड करते हैं। उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें उसको पनिशमेंट दी जाती है 7 साल की, या उस पनिशमेंट एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की भी। अब चलिए इस केस पे आते हैं, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में क्या होता है? देखिए इसमें बेंच कौन सी थी? बेंच थी आपकी जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इस केस में क्या था, एक वुमेन की शादी हुई थी जिसमें उसे क्या जला दिया गया था। जब उसके फादर को ये इंफॉर्मेशन मिली तो वो फटाफट डॉक्टर के पास वहाँ हॉस्पिटल में गए उसे देखने। वो अपने बेटे के साथ गए और वहां पे उन्होंने देखा कि वो क्या, उनकी बेटी क्या हो गई थी, मर चुकी थी। किस वजह से मर चुकी थी? डॉक्टर्स ने क्या बताया कि उसके बॉडी के ऊपर केरोसिन के ट्रेसेस पाए गए हैं और उसकी बॉडी जो है 85% तक डैमेज हो गई है क्योंकि वो जल चुकी थी बहुत बुरी तरह। विटनेसेस ने भी बताया उसे बहुत सारे टाइम पे उसे क्या हैरेसमेंट किया जाता था, उसे क्रूएलिटी के साथ ट्रीट किया जाता था डावरी से रिलेटेड। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 304B एंड 306 ऑफ आईपीसी। फिर एक्यूज ने अपील करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी क्या उसकी अपील को डिसमिस कर दिया गया और उसे कन्विक्ट किया गया जैसे कि क्या ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया था, वही कन्विक्शन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी क्या अपहेल्ड करा। इस केस में कोर्ट ने ये भी क्लेरिफाई किया, ये इस वाली टर्म को भी क्लेरिफाई किया, सून बिफोर द डेथ। सून बिफोर द डेथ इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ से पहले ही उसके साथ मारपीट की हो, उसको क्रुएलिटी के साथ ट्रीट किया हो, मतलब ये चीज जो है बहुत टाइम से चलती आ रही थी उसके साथ, ये चीज भी कंसिडर्ड की जाएगी। ये नहीं कि एकदम डेथ से पहले ही उसको क्या मार दिया गया, उसके साथ क्रुएलिटी की गई, उसके साथ उसे मारा पीटा, उसके ऊपर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया। इस चीज को भी कोर्ट ने क्लेरिफाई किया। फिर इसमें क्या कुछ गाइडलाइंस भी ले डाउन करी थी कोर्ट में, जिसमें क्या ये कहा गया था कि ये गाइडलाइंस क्या ट्रायल कोर्ट फॉलो करेगा एक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते टाइम। समझ में आ गया? होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ये केस। ये था डावरी डेथ का केस, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। ये कौन सा केस है? इसमें क्या इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरा का केस है ये। इसमें बेंच थी आपकी जस्टिस नरीमन जोसेफ एंड अनिरुद्ध बोस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया था, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें देखिए क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इन 2020 डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह वाज द लैंडमार्क जजमेंट फॉर अपहोल्डिंग द human rights of the accused individuals and the under trial prisoners under Article 21 of the Constitution by mandating the installation of CCTV in police stations and the offices of investigating agencies। इस केस में क्या कहा था
सुप्रीम कोर्ट ने जो अंडर आर्टिकल 21 में उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये कहा था कि जो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे को मैंडेट कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। इवन पुलिस स्टेशन में ही नहीं, बहुत इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में भी ये क्या कंपलसरी कर दिया था, क्योंकि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को क्या करते हैं पुलिस वाले, अननेसेसरी उनसे क्या करते हैं, पुलिस वाले प्रिजनर्स के साथ अननेसेसरी मारपीट करते हैं, उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि आप अपना जुर्म कबूल करो। तो इन सब चीज को प्रिजनर्स के साथ ना हो ये सब चीजें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, सीसीटीवी कैमरा क्या कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था लगाने के लिए पुलिस स्टेशंस में भी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में भी। दिस मैटर इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी। ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड किया जाता है कौन से सेक्शन में, 161 ऑफ सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, एंड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 का 3, और जो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 का क्लॉज 3 में रिकॉर्ड किया जाता है, वेयर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज कंटिन्यूड ट्राई टू रिड्यूस द केसेस ऑफ कस्टोडियल डेथ। और इस वजह से जो भी कस्टोडियल डेथ होती हैं उसको रिड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज मैंडेटरी कर दी थी। बस आपको बस इतना सा याद रखना है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या, सीसीटीवी कैमरा पुलिस स्टेशन में और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉलेशन करने के लिए कंपलसरी कर दिया था। कौन से केस में, परमजीत सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह सैनी में। नेक्स्ट आते हैं हम, बुद्धादेव कर्माकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सेक्स वर्क इज अ प्रोफेशन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, देखिए इसमें बेंच कौन थी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गिरीश चंद्र गुप्ता एंड द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस किशोर कुमार प्रसाद। ठीक है, अब देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, इस केस में सुप्रीम को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था कि सेक्स वर्कर का जो काम है वो भी एक प्रोफेशन है दूसरे लोगों की तरह। जैसे हर लोगों का प्रोफेशन होता है, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, इसमें सेक्स वर्कर्स के प्रोफेशन को भी इन्होंने, कोर्ट ने क्या करा था, ये एक प्रोफेशन माना गया था। और क्या, और इसमें क्या गाइडलाइन इशू करी थी पुलिस को कि वो क्या सेक्स वर्कर को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें और उनको अब्यूज ना करें फिजिकली और वर्बली। क्योंकि इस केस में क्या, वो स्टूडेंट चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, SG वामबाडखेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, सेक्शन 124 को, 124 आपको पता होगा सब लोगों को, सेडेशन का सेक्शन होता है। इसमें क्या, इसको टेम्परेरी तरीके से अभी सस्पेंड कर दिया गया है जब तक कि क्या, इसके ऊपर क्या CGI पहले थे, CBI NV रमना एंड सूर्यकांत हिमा कोहली, ये 3 बेंच चलते हैं। इसमें क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड इफ द सेक्शन 124A ऑफ द IPC that criminalizes the sedition is unconstitutional। इसमें अभी आपको, इसमें अभी जजेस को डिसाइड करना है कि क्या सेक्शन 124 ऑफ IPC क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, इसको हमें, इसको क्रिमिनलाइज करना है या नहीं करना है। अभी ये पेंडिंग है, अभी इसके ऊपर जजमेंट आनी बाकी है, अभी ये पेंडिंग में चल रहा है। आपको पता है 124 सेक्शन 124 सेडेशन का होता है। सेडेशन में क्या होता है, कोई भी अगर बाय वर्ड्स, वेदर बाय वर्ड्स, देखो सेडेशन डिफाइंस एन एक्शन वेदर बाय वर्ड्स, साइंस और वर्बल विजिबल रिप्रेजेंटेशंस which brings or attempts to bring hatred, contempt or excite or attempt to excite dissatisfaction towards the government established by law in India। सेडेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी इंसान चाहे अपने एक्शन से, चाहे वर्ड से, चाहे साइन से, चाहे विजिबल रिप्रेजेंटेशन से हेट्रेड या कंटेम्प्ट करता है या क्या अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो क्या सेडेशन, सेक्शन 124 सेडेशन के लॉ में क्या पनिशेबल होता है। डिससेटिस्फेक्शन क्या होता है, इसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है, इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स द, कहाँ, गवर्नमेंट के
समझ में आ गया आपको? होप स्टूडेंट्स आपको ये सब चीज समझ में आ गई होंगी। ये चीज याद रखना, ये अभी पेंडिंग में चल रहा है। इस केस का नाम है SG वोम्बार्ड-खेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मैंने आपको लिख दिया है आपके हेल्प के लिए, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सेक्शन 124 IPC, दैट इज सडेशन केस। ये अभी पेंडिंग में चल रहा है। क्या ये इस सेक्शन को क्रिमिनलाइज करना है या नहीं करना है, या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, अभी भी इसमें डिसीजन आना बाकी है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आपका सुनील लोरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में देखिए क्या होता है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट मैरिज सर्टिफिकेट। इसमें क्या कोर्ट ने क्या जो मैरिज सर्टिफिकेट है जो आर्य समाज ने इशू किया था उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। इसमें बेंच कौन थी, देखिए महेंद्र महेश्वरी, ये बेंच थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था मैरिज सर्टिफिकेट जो क्या आर्य समाज ने इशू किया था, while considering the bail application of an accused against whom the FIR was registered for the offense relating to kidnapping and rape of minor। जिसके अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर की गई थी, किससे, कौन सा ऑफेंस के अगेंस्ट, उसने एक किडनैपिंग करी थी और रेप किया था एक माइनर गर्ल का। उसमें बेल कंडीशन उसे चाहिए थी, बेल चाहिए थी। द बेंच ऑब्जर्व दैट द आर्य समाज हैज नो बिजनेस गिविंग मैरिज सर्टिफिकेट, दिस इज द वर्क ऑफ अथॉरिटीज, शो द रियल सर्टिफिकेट। और बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया था, जो आर्य समाज ने सर्टिफिकेट इशू किया है मैरिज का वो क्या है, उसको रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट इशू करना आर्य समाज का काम नहीं है। उन्होंने तो शादी करवा दी उनकी दोनों की, अब वो मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेंगे, वो कोई वैलिड थोड़ी होगा। वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट क्या प्रॉपर अथॉरिटीज बनाती हैं, वो ही वैलिड मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट में। इसलिए कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था उस मैरिज सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने से। होप स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए मैंने आपके बहुत आपको समझाने के लिए बहुत इजी कर दिया है। सुनील अरोड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट मैरिज सर्टिफिकेट। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कोर्ट ने। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अंसार अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, फेलियर ऑफ रिलेशनशिप, नो ग्राउंड फॉर FIR। देखिए इस केस में क्या हुआ था, एक वुमेन थी एक मैन था, वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब क्या रिलेशनशिप में रहते रहते क्या उनका जो है चाइल्ड बॉर्न आउट हो गया उस रिलेशनशिप से। अब लड़की ने क्या उससे शादी करने के लिए कहा। अब वो लड़का जो है शादी करने के उससे क्या मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इससे हताश होके वो वुमेन क्या एक FIR फाइल कर देती है उस मैन के अगेंस्ट, रेप की FIR कर देती है उस मैन के अगेंस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर देता है, उसे क्या प्री ट्रायल अरेस्ट बेल ग्रांट कर देता है मैन को। और क्या कहता है, देखो फैक्ट, वुमेन फाइल एन FIR अगेंस्ट अ मैन फॉर रिपीटेड रेप। उसने क्या एक FIR फाइल की होती है मैन के अगेंस्ट, वो रिपीटेड रेप की। Supreme Court grant pre-arrest bail to a man accused of failing to fulfill the promise to marry in a relationship where even a child was born। सुप्रीम कोर्ट उसे क्या प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर देता है। विजय मंडल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, PMLA केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट। PMLA केस मतलब क्या है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री केस। इसमें बेंच कौन थे आपके, बेंच AM खानविलकर एंड जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड रवि कुमार। इसमें क्या किया था कोर्ट ने, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अपहेल्ड द प्रोविजंस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002 which relate to the power of arrest, attachment, search and seizure conferred on the enforcement of डायरेक्टोरेट। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये अपहेल्ड किया था, ये जो प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट है 2002 का, कि इनके पास क्या पावर होती है अरेस्ट करने की, अटैचमेंट करने की, कोई भी चीज ये सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी ये सीज कर सकते हैं, कुछ भी इनको पावर ग्रांट करी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने।
नेक्स्ट चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट केस है आपका जाकिया हसन जाफरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात रॉयट केस है ये आपका, जैसे कि अभी आपने न्यूज में सुना था। अब गुजरात रॉयट केस तो आपको पता ही है, इसमें क्या हुआ था, इसमें अयोध्या से जब बहुत सारे लोग रिटर्न हो रहे थे कर सेवा ट्रेवलिंग इन साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से इसे गोधरा इंसिडेंट भी कहा जाता है, याद रखने से गोधरा इंसिडेंट भी कहा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग अयोध्या से रिटर्न हो रहे थे, उनके ऊपर क्या अटैक हो गया, ट्रेन को सारे लोग क्या इंजर्ड हो गए थे, बहुत सारे लोगों की जान भी जा चुकी थी और पूरे ही स्टेट में क्या अनरेस्ट और वायलेंस फैल गया था गुजरात में। और इसी वायलेंस के प्रोटेस्ट में अगेंस्ट में एक क्या अटैक हुआ, कहाँ पे अटैक हुआ, a violent mob attacked the inhabitant of गुलमर्ग सोसाइटी। और क्या बहुत सारे लोगों ने मिलकर अटैक किया, इसी इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोगों ने अटैक किया कहाँ पे, गुलमर्ग सोसाइटी में। वहां पे क्या 69 लोग मर गए। और वहां पे क्या एक हस्बैंड था, जो किसका हस्बैंड था, जाकिया हसन जाफरी, वो मर गए थे। फिर उन्होंने मिसेस जाकिया हसन जाफरी ने क्या कंप्लेंट करी, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करी, बहुत सारी मल्टीपल चार्जशीट फाइल की गई। इसी के अगेंस्ट में क्या कोर्ट ने क्या एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करी। एसआईटी जब कॉन्स्टिट्यूट करी, एसआईटी ने अपनी क्या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट में उसने क्या सारे ही एक्यूज जो थे गुजरात रॉयट केस के, जो सारे एक्यूज थे उनके अगेंस्ट कोई भी चार्जेस क्लीन चिट दे दी, उन्हें क्लीन चिट प्रोवाइड करी। एसआईटी ने क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी 63 एक्यूज को, और उनको क्या छोड़ दिया गया। तो इसके अगेंस्ट में जाकिया हसन जाफरी ने, मिसेस जाकिया जाफरी ने कंप्लेंट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो है करा, जो भी मिसेस जाकिया हसन जाफरी ने कंप्लेंट फाइल करी है, किसके अगेंस्ट फाइल करी है, एसआईटी ने। एसआईटी के अगेंस्ट जो उसने कंप्लेंट फाइल करी थी, जो क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी थी एसआईटी, इस केस को उसने क्या उन्होंने क्या 63 एक्यूज को क्या क्लीन चिट प्रोवाइड कर दी इस केस में एसआईटी ने। ये था आपका गुजरात रॉयट केस, जाकिया हसन जाफरी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट है आपका मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। देखिए अब इसमें मनोज प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें फैक्ट क्या थे, पहले इसके फैक्ट्स बता देते हैं, बेंच बता देते हैं। पहले इसकी बेंच कौन सी है, इसमें जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश महेश्वरी एंड रवि कुमार। इस केस में क्या हुआ था, एक मैन था 28 ईयर्स का मैन था, जिसकी फैमिली थी, वाइफ थे, बच्चे थे और एजड पेरेंट्स थे। उसने क्या एक कितने साल की बच्ची को किडनैप किया, 7.5 इयर्स की लड़की को किडनैप किया, जो क्या मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड गर्ल थी। उसके साथ क्या उसने रेप किया, उसे कन्फेक्शनरी आइटम्स देके उसको क्या उसको ललचाया, वो उसके साथ आ गई और उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके से उसने रेप करा और उसे क्या मार दिया। तो जो 3 बेंच जज है इसमें क्या हेल्ड किया था, उन्होंने क्या बेंच जज ने उसे डेथ सेंटेंस दी थी और उसको क्या उसकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने से, उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करने से मना कर दिया, क्योंकि उसने इतनी बुरी तरीके से उसका रेप किया था, जो कि एक 7 साल की बच्ची जो कि एबनॉर्मल है, फिजिकली और मेंटली चैलेंज गर्ल है, उसने उसका रेप किया बहुत बुरी तरीके से। तो क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या डेथ सेंटेंस दी और उसको क्या कम्यूट करने से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करने से बिल्कुल ही मना कर दिया था। होप स्टूडेंट्स आपको एक केस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है किसकी, 498A का मिसयूज जब किया जाता है। देखिए वैसे तो बहुत सारे केसेस में क्या लेडी जो होती है खैर शिकार होती है क्रूएलिटी की, उसके साथ टावरी की डिमांड की जाती है, शादी होने के बाद उसको मारा पीटा जाता है कि अपने घर से वो दहेज लेके आओ। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि क्या जो वुमेन है वो क्या गलत कंप्लेन कर देती है अपने इन लॉज के खिलाफ। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या
एक लैंडमार्क जजमेंट पास करी है कि ताकि क्या 498 का मिसयूज ना हो। इसमें क्या किया था, एक वाइफ थी जिसने क्या अपने हस्बैंड के खिलाफ और अपने इन-लॉज के खिलाफ क्या कर दिया था, क्रुएलिटी का केस कर दिया था कि वो उसे इंसल्ट करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसको उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं, उससे डावरी डिमांड करते हैं। और फिर जो है उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उसके ब्रदर इन लॉज के साथ सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं, उसके हस्बैंड उसे बाथरूम में लॉक कर देते हैं और उसका एबॉर्शन भी कराया गया है। अननेचुरल सेक्स के लिए उसे अननेचुरल सेक्स के लिए उसे जबरदस्ती की जाती है उसके साथ। कोर्ट ने क्या हेल्ड करा इसमें, देखिए कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, कोर्ट ने ले डाउन करी सम सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ सेक्शन 498A ऑफ द आईपीसी इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग टेंडेंसीज टू नेल द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स थ्रू द ब्रॉड एंड स्वीपिंग एलिगेशन। ये सब फैक्ट्स उसने इस तरह से एफआईआर में एक्सलरेट करे कि कोर्ट को देखते ही समझ आ गया कि उसने क्या अपने हस्बैंड और फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट या गलत कंप्लेंट फाइल करी है। इतने गलत तरीके से एक्सलरेट किया उन्होंने सारे ये इंसिडेंट। और ये भी कोर्ट ने इशू करा, इसमें ये भी क्लियर दैट नो अरेस्ट और क्यूरेटिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेंबर्स आफ्टर लॉन्चिंग द एफआईआर। ये भी कहा कि एकदम एफआईआर लॉन्च करने के बाद हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स को एकदम से अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और द कंप्लेंट केस विदाउट एग्जॉस्टिंग अ कूलिंग पीरियड ऑफ 2 मंथ। जब तक क्या और ये भी कहा गया उन एफआईआर करने के बाद जो क्या 2 महीने का कूलिंग पीरियड भी उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि क्या सारे जो इंसिडेंट है उसकी पूरी इंक्वायरी हो सके, पूरी जांच की जा सके। तब जाके जब इंक्वायरी और जांच होगी तब उसके बाद जाके उनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया जाएगा। ये ऑर्डर दिया था कोर्ट ने इस केस में, मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। ये आपके उसके लिए क्या मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है इसमें लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 498A मिसयूज। आपको समझ में आ जाएगा। होप स्टूडेंट्स आपको एक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस पे आते हैं, यतेंद्र सिंह अजब सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस है आपका शाहरुख खान के गार्ड का केस है ये आपका। देखिए इसमें बेंच कौन थे, जस्टिस BR गवई एंड PS नरसिम्हा। इस केस के पहले फैक्ट्स देख लेते हैं हम। इसमें क्या था, मन्नत बंगलो, जो क्या किसका बंगलो था, शाहरुख खान का बंगलो था। इसमें अपेलेंट जो था वो क्या वर्क करता था एज अ सिक्योरिटी गार्ड। बाद में उसकी पोस्टिंग क्या मन्नत बंगलो में हो गई, जो किसका बंगला था, शाहरुख खान का बंगला था। उसमें और उसके अलावा और भी गार्ड्स अपॉइंट हो रखे थे, जिसमें एक गार्ड का नाम था चंद्र प्रताप सिंह एंड द अदर सिक्योरिटी गार्ड वर आल्सो डिप्लॉयड एट द सेड बंगलो ऑन द नाइट on 14th August 2006. The deceased Chandra Pratap questioned the accused as to why he was sitting in a chair and was his revolver filled with a bullet or not. जो एक गार्ड था, कौन, चंद्र प्रताप सिंह, जो क्या मर चुका है, उसने उससे दूसरे गार्ड से पूछा कि वो चेयर पे बैठ के क्या कर रहा है, क्या उसके रिवॉल्वर में बुलेट्स हैं या नहीं है। He also asked the accused as to whether his firearm was working or not. उसने उससे ये भी पूछा कि क्या उसकी फायर आर्म्स काम कर रही है या नहीं। The accused angers held Chandra Pratap Singh with a collar and pulled the trigger of the revolver which was pointed at his chest, due to which Chandra Pratap Singh fell down. जो एक्यूज था उसे एकदम से गुस्सा आ गया और उसने चंद्र प्रताप सिंह को कॉलर से पकड़ के और उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी और उसके चेस्ट के ऊपर वो चला दी, जिसकी वजह से चंद्र प्रताप सिंह एकदम से गिर गया। संदीप धर्माई लखन, अनदर सिक्योरिटी गार्ड पोस्टेड एट द सेम बंगलो, लॉस्ट द FIR। और जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसने जब ये इंसिडेंट देखा तो एकदम से वो पुलिस स्टेशन गया और जो है उसने FIR करवाई पुलिस स्टेशन में जाके। सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल की गई एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास। चार्जेस में उसको पनिशमेंट मिली अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC में। एक्यूज को गिल्टी पाया गया और जो है ट्रायल कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया और उसे
सेंटेंस पास कर दी। उसने अपील करी हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट ने भी उस अपील को कंफर्म कर दिया, सॉरी उस सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। लेकिन जो एक्यूज था उसके एडवोकेट जो सीनियर काउंसिल थे उसने ये सबमिट किया, जो अपेलेंट था उसको प्रोवोक किया गया था डिसीज द्वारा, जो मर चुका है वो उस गार्ड, और इसकी वजह से उसने अपने क्या कंट्रोल खो दिया और अनइंटेंशनली उसने उसको क्या शूट आउट कर दिया, मार दिया। टेम्पर्ड होने से कुछ नहीं होता है। There cannot be a straight jacket formula for deciding whether there was an intention to commit the murder or not. और इसका कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि पर्टिकुलर पर्सन की इंटेंशन थी मर्डर कमिट करने की या नहीं थी। तो इसमें हाई कोर्ट ने इसे क्या कॉन्विक्ट करा था मर्डर के लिए अंडर सेक्शन 302। ये आप याद रखना है, इस केस का नाम यतेंद्र सिंह अजब सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये आप इससे भी याद कर सकते हैं, शाहरुख खान गार्ड केस। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट केस है आपका XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये रेप केस है। इस केस में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करी थी, किसके लिए, एडवोकेट्स के लिए और ट्रायल कोर्ट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने। इसमें बेंच कौन थी, बेंच जस्टिस GY चंद्रचूड़ एंड JB पर्दीवाला। अब देखिए इसमें क्या गाइडलाइंस ले डाउन करी थी कोर्ट ने। रेप केस है। The courts has laid down the guidelines for the advocate and the trial court as follows, allowing the proceeding to be conducted in camera। सारे प्रोसीडिंग्स जो है ट्रायल कोर्ट की एक कैमरा में, मतलब सबके सामने नहीं होगी, ये सिर्फ वो ही लोग इस चीज वहां पे प्रेजेंट होंगे जो उस केस से रिलेटेड विटनेस है या उस केस से रिलेटेड पार्टीज हैं, वही लोग प्रेजेंट होंगे। कोई भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा लोग वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। Allowing the installation of screen to ensure that the aggrieved woman does not have to see the accused। और एक स्क्रीन इंस्टॉल की जाएगी वहां पे, ताकि क्या जो एग्रीड वुमेन है वो क्या एक्यूज को देख ना पाए, या फिर जो एक्यूज पर्सन है वो डायरेक्टली उसको वुमेन को देख ना पाए उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते टाइम। While the testifying or in alternative directing the accused to leave the room while the agreed woman testimony is being recorded। या फिर उस एक्यूज को कहा जाए कि वो उस रूम से चला जाए जब तक कि क्या वुमेन एग्रीड वुमेन की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या दी थी कोर्ट ने, ensuring that the counsel for the accused conduct the cross examination of the agreed woman in a respectful fashions and without asking an inappropriate questions, especially regarding the sexual history of the aggrieved woman। और उन्होंने काउंसल्स को भी ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी कि एक्यूज वो एग्रीड वुमेन का क्रॉस एग्जामिनेशन करते टाइम उससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चन नहीं पूछे जाए, रिस्पेक्टफुल मैनर में क्वेश्चन पूछे जाएं और उस वुमन से उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में ना पूछा जाए, बार बार उसे ये ना पूछा जाए कि उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ। इससे वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी और वो आंसर्स नहीं दे पाएगी। कंपेलिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन इन वन सिटिंग एज फार एज पॉसिबल। जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन करना है वो सिर्फ एक ही सिटिंग में करा जाए, ये नहीं कि बार बार आप उसे बुलाया जा रहे हो एग्रीड वुमेन को, बार बार उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, बार बार उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो। इससे वो और भी ज्यादा, एक तो वैसे ही वो परेशान, उससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएगी। तो इसलिए सारी जो क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो एक ही बार किया जाए, एक ही सिटिंग में। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी थी हाई कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को और एडवोकेट्स को। वो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट शिनावी पोन्नुस्वामी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये ट्रांसजेंडर केस है, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। बेंच जो है इसमें जस्टिस GY चंद्रचूड़ एंड हिमा कोहली है। इस केस के पहले फैक्ट्स देख लीजिए क्या है। इस केस में क्या होता है, एक ट्रांसजेंडर वुमेन थी जिसने क्या एयर इंडिया में वैकेंसीज निकली हुई थी केबिन क्रू की, और उसने ये एडवर्टीजमेंट देख के ये वैकेंसी फिल आउट करी एज
क्योंकि उसमें कोई भी स्पेशल कैटेगरी नहीं थी एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन की, इसलिए उसने फीमेल कैटेगरी में ही ये फॉर्म उसका फिल कर दिया। आफ्टर क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट द पिटिशनर अपीयर्ड फॉर द ग्रुप डायनामिक। उसने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करने के बाद वो क्या जीडी में अपेयर हुई। जीडी में अपेयर होने के बाद एंड द पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट पैट में अपेयर हुई, विच इवेल्युएट द कैंडिडेट ऑन सब्जेक्टिव पैरामीटर्स, जो क्या कैंडिडेट को उनके अलग अलग पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करते हैं, इंक्लूडिंग पर्सनालिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सर्विस एप्टीट्यूड, सोशबिलिटी। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, सर्विस एप्टीट्यूड हो गया एंड सोशबिलिटी हो गया। द रिस्पोंडेंट कंटेंडेड दैट द पिटिशनर was not selected for the said post due to her inability to score the minimum qualifying marks in GD and PAT। रिस्पोंडेंट ने ये कंटेंट किया कि जो पिटिशनर है वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुई क्योंकि क्या उसने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं करे थे, किसमें, जीडी में और पैट में। जीडी मीन्स ग्रुप डायनामिक एंड पैट मीन्स पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट। उसने मिनिमम मार्क्स सिक्योर नहीं करे थे, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो पिटिशनर थी उसने क्या एक रिट पिटिशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। Supreme Court in a writ petition filed by the transgender woman seeking directions to the respondent to consider her candidature for the post of cabin crew in Air India. The division bench has directed the central government to consult the National Council to devise a policy framework in terms of which the reasonable accommodation can be provided for the transgender persons in seeking a recourse of avenues of employment in establishment covered by the provision of the Transgender Persons Protection Right Act 2019। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर करे थे, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करे थे कि वो कंसल्ट करे नेशनल काउंसिल को और ऐसे पॉलिसी या टर्म्स बनाए जो क्या रीजनेबल एकोमोडेशन प्रोवाइड कर सकें, किसको, ट्रांसजेंडर को एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो कोई भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई करें, किसके कौन से एक्ट के अंडर में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019 के अंडर में। उसने कोर्ट ने फर्दर डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को to implement the provision of the said act in the letter and spirit by formulating the appropriate policy and provide a clear guidance and enforceable standards to the all other entities, including those to the union or those of the union government and the state government and establishments governed by the act of 2019। और जो है उन्होंने कोर्ट ने फर्दर डायरेक्शन दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्या एप्रोप्रिएट पॉलिसीज बनाए और क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड करें और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, और इंक्लूडिंग यूनियन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और अदर एस्टेब्लिशमेंट जो क्या गवर्न होती हैं 2019 एक्ट से, उनको भी प्रॉपर गाइडलाइंस दें ताकि वो क्या इनके लिए पॉलिसीज और गाइडलाइंस बना सके, किनके लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए। वो स्टूडेंट्स ये केस आपको समझ में आ गया होगा, ये याद रखना आपका, शनावी पोन्नुस्वामी वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ट्रांसजेंडर केस। नेक्स्ट आते हैं हम टेम्पल ऑफ हीलिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एडॉप्शन केस है। इसमें क्या बेंच जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने क्या डायरेक्शन दिए थे यूनियन गवर्नमेंट को कि वो क्या एडॉप्शन का प्रोसेस, जो इंडिया में एडॉप्शन का प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अडॉप्ट कर सकें और जो बच्चे अनाथ हैं उनको अच्छी सी फैमिली और अच्छे से पेरेंट्स मिल सकें। नेक्स्ट आ गया आपका रामानंद नंदीलाल भारती वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, ये है बेंच है आपकी जस्टिस यू ललित, रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस जेबी पारदीवाला। इसमें क्या हुआ था, एक एक्यूज को कन्विक्ट किया था मर्डर केस में अंडर सेक्शन 300 एंड 302 क्योंकि उसने अपनी वाइफ का, अपने 4 बच्चों का मर्डर कर दिया था, इसलिए उसको ट्रायल कोर्ट ने डेथ की पनिशमेंट दी थी।
फिर उसने अपनी अपील फाइल करी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी अपील डिसमिस कर दी गई और उसने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी क्या, डेथ सेंटेंस कंफर्म करी। लेकिन जब उसने अपील करी, सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, एक्यूट कर दिया एक्यूज को। क्यों एक्यूट कर दिया? क्योंकि वो जो पीस ऑफ एविडेंस थे वो क्या, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, जिनके बेसिस के ऊपर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसे कॉन्विक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ आप एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर आप किसी को डेथ पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, इसलिए हाई कोर्ट ने उसे एक्यूज को एक्यूट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, ये केस है आपका मर्डर एक्यूटेड। ये आपको शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसमें, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका आशिया शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आपका हिजाब केस है। ये भी बहुत कंट्रोवर्सी में था हिजाब केस। इसमें जो था इसमें जो था कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब को क्या, बैन कर दिया था। फिर इसकी अपील जो थी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में 2 बेंच जजेस थे, उसमें क्या, इसमें क्या, दोनों बेंच जजेस का क्या आया, जस्टिस हेमंत गुप्ता का वर्डिक्ट जो था, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हिजाब जो है बैन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या, अगेंस्ट द यूनिफॉर्म पॉलिसी है, स्कूल्स की पॉलिसी के अगेंस्ट है। वेयरएज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा था कि वेयरिंग हिजाब इज द पर्सनल चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड यू कैनॉट, ये पर्सनल चॉइस होती है इंसान की, आप उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। क्योंकि स्प्लिटिंग वर्डिक्ट आया था इस चीज में, तो इस केस को हायर कोर्ट के लिए हर्ड करने के लिए छोड़ दिया। कर्नाटका हिजाब बैन, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड स्प्लिटिंग वर्डिक्ट, मैटर टू बी हर्ड बाय द लार्जर बेंच। अब ये मैटर जो है लार्जर बेंच की तरफ चला गया है, वही इस चीज का फैसला करेंगे कि हिजाब बैन किया जाना चाहिए या हिजाब बैन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ही जजेस की अलग अलग राय आई थी, अलग अलग वर्डिक्ट आए थे, कॉन्ट्राडिक्टरी वर्डिक्ट आ गए थे, इसलिए इसको क्या, लार्जर बेंच को रिफर कर दिया गया है। कर्नाटका हिजाब बैन केस, हिजाब केस से याद रखना आप, आयुष्ता शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट केस देखिए, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। देखिए इस केस में क्या था, 10% रिजर्वेशन अलाउ कर दिया था ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। इसमें कौन थे, बेंच कौन थी, देखिए ऑनेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, ऑनेबल मिसेस त्रिवेदी एंड जेबी पारदीवाला प्लस यूयू ललित। ये 5 बेंच जज का डिसीजन था। इस जजमेंट में क्या कहा गया था, देखिए फैक्ट्स। The 103rd amendment that provide 10% reservation in addition to the already existing reservation to the economically weaker section herein referred to as economic EWS for the upper caste. The question came as to whether this reservation is right as a breach of 50% ceiling as put forward in Indira Swani versus Union of India. देखिए जैसे आपको पता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 10% रिजर्वेशन क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड किया गया था। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि क्या ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है क्या ये सही है, क्योंकि ये ब्रीच करता है 50% सीलिंग लिमिट जो क्या इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फिक्स करी गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये क्या 10% जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, जो 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया हुआ है, क्या ये वॉयलेट कर रहा है 50% सीलिंग लिमिट जो इंदिरा स्वानी केस में लगाई गई थी। However, the Supreme Court of India has recently upheld the 10% reservation of EWS quota, stating that it does not violate the basic structure of the Constitution. Supreme Court ने recently ये upheld किया है कि ये जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है EWS को,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को जो दिया गया है ये क्या वॉलेट नहीं कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड दैट द 50% सीलिंग लिमिट वाज नॉट इनफ्लेक्सिबल, जो 50% सीलिंग लिमिट है वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, and thus provide for addition of 10% reservation for the EWS quota। इसलिए 10% रिजर्वेशन हम EWS कोटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये डिसीजन 3:2 की मेजोरिटी से ये डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो EWS को रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, विद दिस द कोर्ट एक्सटेंड द नेट रिजर्वेशन बेनिफिट टू इंक्लूड सोली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। इसमें सिर्फ जो 10% रिजर्वेशन दिया है ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिया है और किसी को भी नहीं दिया, ताकि वो क्या इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स एंड इन एजुकेशन में ये क्या अप्लाई कर सके। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन था कि ये रिजर्वेशन किस बेसिस पे दिया जाएगा, इसका क्राइटेरिया क्या होगा इस रिजर्वेशन का। देखिए, द एनुअल इनकम ऑफ द पर्सन शुड बी लेस देन 8 लाख। जो एनुअल इनकम होगी उस पर्सन की वो 8 लाख से कम होगी। द पर्सन शुड हैव नो लेस देन 5 acres ऑफ फार्मलैंड, और पर्सन के पास 5 एकड़ से कम की फार्मलैंड होनी चाहिए। पीपल हु हैव द हाउस बट लेस देन 1000 स्क्वायर फीट इन अ टाउन। इंसान के पास हाउस तो होना चाहिए लेकिन वो क्या 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया रखा गया था रिजर्वेशन का, उन्हीं लोगों को ये रिजर्वेशन जाएगी। होप स्टूडेंट्स आपको ये जजमेंट समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम। द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शिव शंकर शर्मा PIL केस अगेंस्ट द झारखंड CM हेमंत सोरेन। अब देखिए, ये क्या जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, CM हेमंत सोरेन, उसके अगेंस्ट क्या PIL का केस इंस्टीट्यूट किया गया। देखिए, इसमें बेंच है कौन सी, 3 बेंच जज है, UU ललित एंड S रविंद्र भट्ट एंड सुधांशु धूलिया। देखिए, इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं हम पहले। इसमें क्या था, 2 PIL इन क्वेश्चन एंड हाई कोर्ट्स ऑर्डर। 2 PIL फाइल की गई किसके अगेंस्ट, श्री CM हेमंत सोरेन के अगेंस्ट। अब देखो, पहली PIL क्या थी, द फर्स्ट PIL was filed seeking a directions to the Directorate General Income Tax investigations to inquire into the money transfer by the Soren family in the name of private respondent through the shell companies, and also to investigate the source of income of private respondent and to investigate the financial crimes committed by CM Soren। पहली PIL क्या फाइल की गई कि क्या डायरेक्शन दिया जाए डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल इनकम टैक्स को, ताकि वो क्या इन्वेस्टिगेशन कर सके। किसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सके कि क्या जो सोरेन फैमिली है उन्होंने क्या मनी को ट्रांसफर किया है, किसके नाम पे, प्राइवेट रिस्पोंडेंट के नाम पे ट्रांसफर किया है, किसी थ्रू द शेल्स कंपनी, शेल्स कंपनीज के थ्रू किसी प्राइवेट इंसान के नाम पे ट्रांसफर की है मनी। एंड ऑल्सो टू इन्वेस्टिगेट द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ प्राइवेट रिस्पोंडेंट, और क्या जो सोर्स ऑफ इनकम है प्राइवेट रिस्पोंडेंट की उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उसके पास ये इनकम कहाँ से आई है। एंड टू इन्वेस्टिगेट द फाइनेंशियल क्राइम्स कमिटेड बाय CM हेमंत सोरेन, और क्या किसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट किया है CM हेमंत सोरेन ने, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाए। पहली PIL ये फाइल की गई। PIL होप मुझे स्टूडेंट्स बताना नहीं पड़ेगा PIL का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट PIL फाइल करी, सेकंड PIL was filed seeking a direction to prosecute the CM Soren, who is also the minister in the Department of Mines for misusing his office in getting a mine lease in his own name। सेकंड PIL क्या फाइल की गई, ये फाइल की गई कि CM सोरेन को प्रोसिक्यूट किया जाए। किस लिए प्रोसिक्यूट किया जाए, क्योंकि वो एक मिनिस्टर होने के साथ साथ, किसका, कहाँ का मिनिस्टर था CM सोरेन, डिपार्टमेंट ऑफ माइंस का। उन्होंने क्या अपने ऑफिस का मिसयूज किया है और माइन लीज ली है अपने खुद के नाम पर। सेकंड PIL ये फाइल की गई।
अब देखो इसमें पीआईएल, दोनों ही पीआईएल किसने फाइल करी थी? एक ही इंसान ने फाइल करी थी जिसका नाम क्या था? शिव शंकर शर्मा। Interestingly, both the PIL was filed before the Jharkhand High Court by the same person, that is शिव शंकर शर्मा, who is admitted the son of डॉक्टर गौतम शर्मा, जो किसका बेटा था? डॉक्टर गौतम शर्मा का था, जिससे प्रोसिक्यूट किया गया था क्रिमिनल केस में। किसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस में? सीएम हेमंत सोरेन के फादर के अगेंस्ट उसको क्या प्रोसिक्यूट किया गया था? डॉक्टर गौतम शर्मा को, क्योंकि गौतम शर्मा को भी प्रोसिक्यूट किया गया है क्रिमिनल केस में, और उसका बेटा शिव शंकर शर्मा जो है उसने पीआईएल केस फाइल करी है किसके? सीएम हेमंत सोरेन के अगेंस्ट। द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द पीआईएल वाज मेंटेनेबल एंड thus it decided to proceed with the matter on its merit। तो हाई कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि पीआईएल को मेंटेन किया जाएगा और क्या फर्दर प्रोसीड किया जाएगा मैटर में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या इशू करा? डायरेक्शंस वाज द ओपिनियन दैट द पीआईएल वाज नॉट फाइल्ड विद द क्लीन हैंड्स, कि पीआईएल खुद ही क्लीन हैंड्स के थ्रू फाइल नहीं हुई है, मतलब जिसने पीआईएल फाइल करी है वो भी एक क्या है? क्रिमिनल है, उसके भी कोई क्लीन हैंड्स नहीं है, एंड हैंड्स वर नॉट मेंटेनेबल एंड वर लायबल टू बी डिसमिस्ड एट द वेरी थ्रेशोल्ड इटसेल्फ। इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है और उसको क्या डिसमिस कर दिया गया। किसको? पीआईएल को डिसमिस कर दिया गया कि उसके अगेंस्ट, क्योंकि वो खुद ही एक क्रिमिनल है जिसने पीआईएल फाइल करी है, तो वो उसके हैंड्स ही खुद क्लीन नहीं है, तो वो दूसरे के खिलाफ कैसे पीआईएल फाइल कर सकता है? तो इसलिए इस पीआईएल को क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं हम। पोन्नु स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं हम। पोन्नु स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब देखिए इसमें बेंच कौन थी? उद्धव उमेश ललित, यूयू ललित मींस सीजीआई थे जो पहले, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। देखिए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं पहले हम किस केस के। इन दिस केस द एक्यूज्ड वर कन्विक्टेड इन अ मर्डर केस बाय द ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने एक एक्यूज को कॉन्विक्ट किया एक मर्डर केस में। सम ऑफ देम वर अवॉर्डेड द डेथ सेंटेंस, जिसमें से कुछ को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की गई। देयर अपील बिफोर द मद्रास हाई कोर्ट इज पेंडिंग, और उनकी अपील क्या मद्रास हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। In this appeal, they challenged an order of the High Court। इस अपील में उन्होंने ये चैलेंज किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया, डायरेक्टिंग द काउंसल्स अपीयरिंग फॉर द पार्टीज टू प्रोसीड विद द हियरिंग ऑफ द मैटर्स। कि काउंसिल को डायरेक्ट किया गया कि क्या पार्टीज को अपीयर किया जाए और क्या मैटर को सुना जाए, आगे प्रोसीड किया जाए मैटर में। बिफोर द एपेक्स कोर्ट they submitted that they had sent a letter addressed to the inspector law order requesting him to produce the certain documents as mentioned in the letter। उन्होंने एपेक्स कोर्ट के पास आए और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ they submitted that they had sent a letter addressed to the inspector law and order requesting him to produce certain documents। उन्होंने लेटर सेंड किया है किसको? इंस्पेक्टर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को। उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंशन करे हुए हैं लेटर में, उनको लाया जाए ताकि क्या आगे का फेयर ट्रायल कंडक्ट करा जाए, adjudicate in the case। It was further submitted that till the copies of the said documents were furnished to them, it was not possible for them to proceed with the hearing। और उन्होंने फर्दर ये सबमिट किया जब तक उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं मिल जाती तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। The Supreme Court 2:1 held that, सुप्रीम कोर्ट जिसका रेशियो मेजोरिटी 2:1 का जजमेंट आया, held that an accused had the right to receive the list of statements, documents, material, etc. in the possession of the prosecution, even if the draft rules of criminal practices are not yet adopted। उन्होंने ये हेल्ड किया कि एक्यूज को पूरा राइट है कि वो क्या जो भी स्टेटमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मटेरियल हैं प्रोसिक्यूशन के पोजीशन में उसको दिया जाए, उसका राइट है उसको रिसीव, वो उसका राइट है कि वो उसे दिया जाए सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन इफ द ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिसेस आर नॉट येट अडॉप्टेड।
अगर ड्राफ्ट रूल्स ऑफ क्रिमिनल प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट नहीं की गई हैं तब भी ये उसका राइट बनता है कि उसको सारे डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और मटेरियल दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, द CJI UU ललित एंड द जस्टिस रविंद्र भट्ट डिसएग्री विद द जस्टिस बेला M त्रिवेदी। इसमें क्या 2:1 का वो आया था, जिसमें UU ललित एंड जस्टिस R रविंद्र भट्ट क्या जस्टिस बेला त्रिवेदी के स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं। Who, while dismissing the criminal appeal, observed that this right is available only after the draft rules are brought into force। उन्होंने ये कहा कि इस क्रिमिनल अपील को डिसमिस कर दिया जाए। क्यों डिसमिस कर दिया जाए? क्योंकि इसमें जो ड्राफ्ट रूल्स हैं, जब तक वो ड्राफ्ट रूल्स फोर्स में नहीं आएंगे तब तक ये क्रिमिनल अपील नहीं सुनी जाएगी। ऑब्जर्व दैट द राइट इज अवेलेबल ओनली आफ्टर, ये राइट तभी अवेलेबल होएगा जब उन्होंने वो क्या ड्राफ्ट्स के रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करेंगे। होप स्टूडेंट्स आपको एक केस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय @ पांडव राय, 2 फिंगर टेस्ट बैन। इसमें क्या 2 फिंगर टेस्ट बैन कर दिया गया था। 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है? 2 फिंगर टेस्ट वो होता है जिससे ये पता लगाया जा सके कि वुमेन वर्जन है या नहीं है। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। Supreme Court, in an unfortunate case, there was a sexual assault. Survivor was subject to twin fingers test by the medical board. The bench D.Y. Chandrachud and Hima Kohli has held that the 2 finger test or pre-vaginum test must not be conducted. इस केस में एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था और सर्वाइवर का क्या 2 फिंगर टेस्ट किया गया था। लेकिन जो D.Y. चंद्रचूड़ थे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने ये हेल्ड किया था कि जो 2 फिंगर टेस्ट है या फिर क्या प्री वेजाइनम टेस्ट है, ये कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। As it has no scientific basis and neither proves or disapproves allegations of rape। ये ना तो कोई प्रूव करता है ना ही डिसअप्रूव करता है कि वुमेन के साथ रेप हुआ है या नहीं है, तो इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है प्रूव करने का। It instead re-victimizes and re-traumatizes the women who may have been sexually assaulted and is an affront to their dignity। इससे सिर्फ क्या जो विक्टिम है उसको री-विक्टिमाइज किया जाता है और री-ट्रॉमेटाइज किया जाता है, वो जो क्या ऑलरेडी सेक्सुअली असॉल्टेड है, एंड इन फ्रंट ऑफ देयर एंड इज एन अफ्रंट ऑफ देयर डिग्निटी, और उसकी डिग्निटी का हनन किया जाता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 फिंगर टेस्ट क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी इशू करी थी। अब देखिए ये 2 फिंगर टेस्ट बैन क्यों किया गया था, वाई द 2 फिंगर टेस्ट इज बैन्ड। एक्सप्लेनिंग द सो कॉल्ड टेस्ट इज बेस्ड ऑन द इनकरेक्ट assumptions that a sexually active woman cannot be raped। ये टेस्ट एक इनकरेक्ट assumption पे बेस है कि क्या जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन होती है उसका रेप नहीं किया जा सकता। The court observed that whether a woman is habitual to sexual intercourse or habitual or not habitual to sexual intercourse is irrelevant। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि चाहे वुमेन सेक्सुअली हैबिचुअल है सेक्सुअल इंटरकोर्स के, चाहे हैबिचुअल नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स के, ये इररेलेवेंट है for the purpose of determining whether the ingredient of section 375 of the IPC are present in a particular case। अगर section 375 that is section 375 कौन सा है आपका, रेप का सेक्शन है, अगर उसमें किसी केस में इसके इंग्रेडिएंट्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये इररेलेवेंट है कि वुमेन सेक्सुअली हैबिचुअल थी सेक्सुअल इंटरकोर्स के या नहीं थी। आप उसका टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट का कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है। इससे आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो वर्जन है वुमेन या वर्जन नहीं थी रेप से पहले। होप स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब उसमें क्या कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस दिए इसमें, एंश्योर दैट द गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आर सर्कुलेटेड टू ऑल द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ये गाइडलाइंस क्या
कोर्ट ने डायरेक्शन दिया किसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, कि वो क्या इंश्योर करें सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये गाइडलाइंस सर्कुलेट की जाए। कंडक्ट वर्कशॉप फॉर हेल्थ प्रोवाइडर्स के लिए वर्कशॉप कंडक्ट की जाए। रिव्यू द करिकुलम इन medical schools and with a view to ensure that the two finger test not prescribed as one of the procedure to be adopted while examining the survivors of sexual assault and the rape। और क्या जो मेडिकल स्कूल्स में है ये इंश्योर किया जाए कि क्या ये जो टू फिंगर टेस्ट है वो क्या प्रोसीजर के प्रिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड। मेडिकल स्कूल्स में भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये बताया जाए कि ये करेक्ट प्रोसीजर नहीं है टू फिंगर टेस्ट का, कि किसी को प्रूव किया जा सके कि वुमेन वर्जन है या नहीं है। व्हाइल एग्जामिनिंग द सेक्सुअल असॉल्ट एंड द रेप, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप विक्टिम को एग्जामिन करने का ये एक प्रॉपर प्रोसीजर नहीं है और इससे कोई ये प्रूव नहीं होता है कि वुमेन वर्जन है या नहीं है। होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट केस जेकब पुलिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पोस्ट वैक्सीनेशन केस। जेकब पुलिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये इसमें बेंच कौन सी थी, जस्टिस नागेश्वर राव एंड BR गवई। इस केस में जो था एक प्ली की थी, किसने करी थी, डॉक्टर जेकब पुलिया ने, अ फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजर ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। जो कौन थे, एक फॉर्मर मेंबर थे किसके, नेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइजर ग्रुप के। asked for the declaration that making it necessary to the vaccination for the COVID in any way whatsoever, even making it precondition for assessing any benefits or the services as may be violation of the rights of citizen and unconstitutional, violation of rights of citizen and unconstitutional। इन्होंने ये प्ली करी थी कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीनेशन दी जा रही थी वो क्या कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह एक प्री कंडीशन लगा दी गई थी कि कहीं पे भी आप सर्विसेज कर रहे हो, अगर उसके बेनिफिट्स लेने हैं तो आपको क्या वैक्सीनेशन लगानी पड़ेगी कोविड के टाइम पे। लेकिन ये प्ली करी गई किसने, डॉक्टर जेकब पुलिया ने, कि ये कंपलसरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि ये वॉयलेट करते हैं सिटीजन्स के राइट्स को और ये क्या है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग है। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, नोबडी कैन बी फोर्स टू टेक द वैक्सीनेशन, किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो क्या वैक्सीनेशन ले। होप स्टूडेंट्स ये आपको केस समझ में आ गया होगा। फोर्स वैक्सीनेशन केस, जेकब पुलिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आपको बहुत ही ज्यादा रिसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स करवाए हैं जो 2001 से लेकर 2022 तक थे। तो दोस्तों ये थे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकें।